हेलो स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। फिर मैं एक बार आप लोगों के साथ क्लास 10th लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मैं सेल्फ कमलेश कुमार। यूनिट सेकेंड का ये सेकेंड पार्ट है। जो यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट पाने के लिए LCC सिकटिया यूट्यूब पे सर्च करें और प्ले स्टोर में आपको वीडियो मिल जाएगा। लक्ष्य कोचिंग क्लासेज जो सिकटिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से शिक्षा दी जाती है। स्पेशल क्लास 10th और क्लास 12th के लिए UPMSP द्वारा दिए गए टॉपिक के अनुसार यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, एक्स्ट्रा बिल्कुल टॉपिक नहीं। जो एग्ज़ाम के व्यू से पढ़ाया जा रहा है कि यही एग्ज़ाम में आएगा, आपको वही आएगा। आपको यहाँ से टारगेट दी जाती है कि 90+ लाने का लक्ष्य। यदि आप मेरे जितने भी वीडियो हैं देख लिए तो 85+ तो हो ही जाएंगे। और ऑफलाइन के जो बच्चे हैं जो थोड़ा से विस्तार में पढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में एक साल में 2 बार क्लासेस स्टार्ट की जाती हैं। यहाँ पे केवल कोचिंग क्लासेज ही चलाए जाते हैं। वीडियो थोड़ा सा फास्ट होगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग बीच में रोक रोक कर पढ़ें और अपने दोस्तों को भी एडवाइस करें, सलाह दें, बताएं आपके अनुसार, आपके भाषा के अनुसार जैसे आप पढ़ना चाहते हैं वैसे मैं लेकर के आप लोग के बीच उपस्थित हुआ हूँ। यह प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब का LCC सिकटिया, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए बताया जा रहा है कि जो बच्चे जागरूक हैं, पढ़ने में कठिनाई हो रही है, समझ में कठिनाई हो रही है, उनके लिए स्पेशल बनाया जा रहा है। चलते हैं, समय को व्यक्त ना करें, अपने टॉपिक पे चलते हैं। बहुत ही आसान होगा और बहुत ही कम समय में हम सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे। ये आपका चैप्टर में होगा मानव तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। ये होगा यानी अर्थात कहने का मतलब कि मनुष्य में तथा पौधों में नियंत्रण यानी देखभाल करने। नियंत्रण का मतलब देखभाल, और समन्वय का मतलब क्या होता है? जो लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, जो लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। मान लीजिए जैसे कि समन्वय, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है और दूसरे से क्या कर रहे हैं, कोई वस्तु को ले रहे हैं, तो उनसे आप दोस्ती जो मना रहे हैं वो लंबे समय के लिए, इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि समन्वय प्रक्रिया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें आगे। सारांश पहले पढ़ लेते हैं। सारांश क्या होता है? किसी विषय का सारांश मतलब उसका निचोड़। कुछ सारांश मिल जाते हैं जिसका निचोड़ होता है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, देखते हैं। पहला है, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र हार्मोन्स कहा है। क्लियर? यानी हमारे शरीर में यानी देख रेख करने के लिए, यानी सूचना को आदान प्रदान करने के लिए समन्वय का कार्य जो करता है वो तंत्रिका तंत्र करता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? ये हमारे सर से लेकर के और हमारे पैरों तक जो उंगलियां हैं वहाँ तक पूरे एक ही कोशिकाओं से बना हुआ तंत्रिका तंत्र होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। या एक कोशिकीय कोशिका बोलिए, या तंत्रिका तंत्र बोलिए, या न्यूरॉन बोलिए। क्लियर हुआ? स्पष्ट हुआ? अब न्यूरॉन का मैं कार्य बता देता हूँ। यह किसी भी प्रकार के आप पे यदि मान लीजिए कि सूचना देना है या लेना है तो कौन करता है आपका शरीर में? तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन करता है। ऐसे समझ जाइए कि यह एक खबरीलाल है, चपरासी का काम करता है। जैसे आपके स्कूल में एक चपरासी होंगे, उनका काम क्या है? तो सूचना को प्रिंसिपल के पास पहुंचाना और वहां से सूचना पा करके फिर हमसे बताना। एकदम सेम समझ लीजिए कि न्यूरॉन क्या है? तो एक चपरासी का काम करता है। यानी शरीर में जो भी प्रक्रियाएं हमारी हैं, या मान लीजिए किसी चीज़ को हम देखते हैं, मान लीजिए कि आपके सामने कोई आम का वृक्ष है, ठीक है, और उस पर आम बहुत बढ़िया पीला पीला फड़ा हुआ है, पका है, यानी खूब अच्छा सा लग रहा है। अब हमें लालच पड़ रही है कि हम खाएं आम को, ठीक है, तो आपका दिमाग जाएगा कि चलो हम तोड़ते हैं। लेकिन उसी चीज़ में तुरंत आपके दिमाग में आता है कि नहीं, वहाँ पे एक व्यक्ति रहता है और उसे देखभाल करता है, जो जाएंगे तो ही 2 डंडा हमें दे देगा ज़बरदस्ती। तो उसमें क्या हो गई, एक सूचना मिल गया कि नहीं, हमें इस काम को नहीं करना चाहिए, या फिर यह चोरी है। तो इसी सूचना को बताने के लिए कि हमें तोड़ना चाहिए, अब नहीं तोड़ना चाहिए, कैसे तोड़ना चाहिए, इन सभी सूचनाओं को आदान प्रदान प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। क्लियर हुआ? स्पष्ट हुआ? इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, न्यूरॉन के बारे में। ये सेकेंड टॉपिक वही है आपका। चलते हैं, दूसरा है आपका तंत्रिका तंत्र का अनुक्रिया, यानी जो इसमें अंदर की क्रिया होती है को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, यानी परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया बोलते हैं। अंदर की जो क्रिया होती है वो तुरंत परिवर्तन यानी तुरंत सूचना को बताता है। और क्या है? ऐच्छिक क्रिया या अनैच्छिक क्रिया में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी इच्छा कौन सा जो चाहता है, मान लीजिए हमें पकौड़ी खाना है,
तो बताएगा कि हाँ पकौड़ी हमें खरीदना है, कितना रुपया महंगा है, सस्ता है, हमारे पास पैसा है कि नहीं है। वो सूचना को बता रहा है, आपके अंदर दिमाग में चला रहा है। तो वही तो है तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन। अनैच्छिक क्रिया, आपकी इच्छा नहीं है फिर भी काम हो रहा है। जैसे आपके अंदर क्या, पंप करना, हृदय आपका पंप करता है ना ब्लड को, अभी मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। तो अनैच्छिक क्रिया हो गई। तीसरा क्या है, संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग को प्रयुक्त करता है। अर्थात कहने का मतलब कि संदेश को संचारित करना यानी आदान प्रदान में, अभी पता है आपको चपरासी वाला। तंत्रिका तंत्र क्या करता है, विद्युत आवेश यानी बहुत तेजी से जाता है और बहुत तेजी से आता है। विद्युत आवेश का मतलब समझ लीजिए कि जैसे करंट है, जैसे आप स्विच दबाते हैं तुरंत क्या होता है, बल्ब जल जाता है, और जो ही ऑफ करते हैं बल्ब की लाइट हमारी कट जाती है। तो यही है विद्युत आवेश। उसी प्रकार से तो तुरंत क्या करता है, मान लीजिए झटका लगा आप पे, मान लीजिए अगर जा रहे हैं रोड पे, आपको कहीं कील लग गया, कील मतलब काटी हल गया, तो कौन बताएगा, तुरंत आपके न्यूरॉन के माध्यम से मस्तिष्क में जाएगा कि वो मुझे कुछ चोट लग गया। तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे ब्लड निकल रहा है, तो मैं देखूंगा कि क्या हुआ है, तो इसमें कील चुभ गया। अब मुझे क्या करना चाहिए, तो पट्टी करना चाहिए, इसका दवा करना चाहिए। कौन बता रहा है, न्यूरॉन कर रहा है, बिल्कुल सही। तीसरा, आई होप आप लोगों को समझ में बिल्कुल आता होगा। चौथा है, तंत्रिका तंत्र हमारी ज्ञान इंद्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करता है और हमारी पेशियों द्वारा क्रिया करता है। क्लियर हुआ, वही चीज़ है, ज़्यादा लंबा नहीं। चौथा है, रासायनिक समन्वय यानी रासायनिक क्रिया द्वारा पादप और जंतु दोनों में देखा जाता है। यानी रासायनिक प्रक्रिया होती है जो पौधे में मिलता है और जंतुओं में भी देखा जा सकता है। क्लियर। अब मान लीजिए कुत्ता दरवाजे पे है, उसको मारेंगे तो पहले बचाव के लिए क्या करेगा, भागेगा और भौंकते हुए भागेगा अपने बचाव के लिए। तो उसके अंदर न्यूरॉन है, उसका भी अंदर कार्य कर रहा है। अगला पॉइंट है, हार्मोन जीव के एक भाग में उत्पन्न होते हैं। यानी हार्मोन्स के एक भाग में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। जहाँ पे हार्मोन्स बनता है उसके एक भाग में उत्पन्न होते हैं, दूसरे भाग में इच्छिक प्रभाव पाने के लिए गति करते हैं। यानी दूसरे भाग में क्या होता है कि इच्छा क्या है, कैसे कार्य करना चाहिए, उसके पाने के लिए यानी उसके प्रभाव में, उसके कार्य के लिए क्या करते हैं, वो गति करते हैं। कौन, न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र। पांचवा, अगला है, पांचवा नहीं है, अगला है पॉइंट, हार्मोन की क्रिया को पुनर्भवन क्रिया विधि नियंत्रित करता है। पुनर्भवन क्या होता है, दोबारा, यानी हार्मोन की क्रिया को पुनर्भवन जो क्रिया विधि का नियंत्रण करता है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। सभी जीव बाह्य उद्दीपन के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। यानी सभी जीव, जो जीव होते हैं, यानी देखते हैं, देखने के बाद से अनुक्रिया करते हैं, यानी किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। वही तो है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया के लिए विभिन्न अंगों की गति आवश्यक है। अभी मैं बताया आम वाला कि बाहरी कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, हाथ चलाए या पैर चलाए, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। गति सजीव प्राणियों द्वारा किए गए ऐसा प्रयास है जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी होता है। क्या होता है, उनके लिए लाभकारी होता है। उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे में उदाहरण के लिए जब हम कोई गर्म वस्तु छूते हैं तो मुझे क्या होती है, जलन होता है। तो उसके बचाव के लिए अपने हाथ को क्या करते हैं, पीछे खींचते हैं। वही तो है। कौन बता रहा है, सूचना दे रहा है, तो न्यूरॉन बता रहा है। तो हमें परिवर्तन का पता लगता है, यानी क्या अवस्था है, किस स्थिति में है, हम जल रहे हैं कि क्या हो रहा है, उसको पता लगता है। और इनकी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गति करते हैं। क्लियर, स्पष्ट हुआ, किसी को दिक्कत, सेम जो आपको समझ में आ रहा है बस वही है। क्लियर। अब देखते हैं जीवों से नियंत्रण एवं समन्वय। मैं बताया ना कि लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है समन्वय। पहला क्या है, इसमें देख लेते हैं पॉइंट, तंत्रिका तंत्र। ये लंबे समय तक चलता है, जब आपका बुद्धि ज्ञान होने लगता है या बचपन में ही, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। नियंत्रण मतलब देखभाल। अंतःस्रावी होती है। ये तंत्रिका तंत्र क्या होता है, जो हमारे पूरे शरीर में, पूरे अंग में मिला होता है। यह एक ही कोशिकाओं से बना होता है, कटा नहीं होता है। जिस अंग में कट जाएगा तो आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि लकवा मार दिया है ना, वो अंग काम नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। यदि कोई अंग कार्य नहीं करेगा तो समझ जाइएगा कि तंत्रिका तंत्र है वहाँ से क्या हो गया है, वो टूट गया है। ठीक है, वो काम नहीं करेगा। अब जुड़ने के लिए दवा ववा चलता है, इसका इलाज होता है तो जुड़ता है, वरना नहीं जुड़ता है। क्लियर। आगे देखते हैं, इसमें अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है ये भी देख लेंगे। जीवों के वे अंग जिनसे वे बाहरी सूचना प्राप्त करते हैं ग्राही कहलाते हैं। यानी जो वस्तु नजर आ जाते हैं जीवों को, वह अंग के बाहरी को सूचना देता है। यानी आँख है, संवेदी हमारी है। संवेदी अंग कौन कौन से हैं,
आँख, नाक, कान, ये तो संवेदी अंग है ना। तो बाहरी वातावरण को वो बताने का कार्य करता है, उसी को ग्राही कहते हैं। ग्राही क्या होती है? ज्ञान इंद्रियों में स्थित होती है, यानी ज्ञान के लिए। नाक है, मतलब नाक से क्या करते हैं हम? सुगंध लेते हैं, तो हमको मालूम होता है कहाँ पे कि पूरी बन रहा है कि पकौड़ी बन रहा है कि नहीं। अब कान है तो सुनाई देता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, झगड़ा हो रहा है कि लाठी डंडा चल रहा है, इस प्रकार से। और आँख क्या है? हमें देखने के लिए, पारदर्शी चीज़ें, जो चीज़ हम देखते हैं वो वास्तविक होता है। क्लियर। भीतरी कान ध्वनि ग्राही क्या होती है? तो यह अंदर को ध्वनि को सुनने का कार्य करता है, यानी बचाने को सूचना देने का कार्य करता है कि नहीं ये गुनगुना रहा है। ध्वनि क्या होता है? गुनगुनाना। तो हमें बताता है कि ये बात हो रही है, हमें कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए कि सुनना चाहिए। ये हमारी सूचना हमारे दिमाग में पहुंचा देता है। जिया क्या होता है? ये क्या होता है? स्वाद को बताने के लिए कार्य आता है। आँख, नाक, जीभ, ये क्या है? संवेदी अंग है। आँख के बारे में बता दिया, नाक के बारे में बता दिया। त्वचा क्या करता है? किसी वस्तु को महसूस करने का कार्य करता है। त्वचा वही चमड़ी आपकी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन बोलते हैं, मैं बता चुका हूं इसके बारे में, पढ़ लेते हैं ध्यानपूर्वक थोड़ा सा इसके। तंत्रिका ऊतक कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है, यानी किस आकार का होता है? जाल नुमा होता है, जाल आकार का, पूरा शरीर में फैला होता है। जितने आपके अंदर नस भेंस है सब में ये जुड़ा होता है। यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक क्या करता है? सूचना पहुंचाने का कार्य करता है। क्लियर। देख लेते हैं न्यूरॉन को चित्र, ये इंपॉर्टेंट है, फिगर बनाएंगे न्यूरॉन को। इसमें बीच में केंद्रक होता है जो सूचना को बताता है कि हाँ ये कार्य हो गया है, इसे ऐसा करना चाहिए, हमें करना है कि नहीं करना है, तुरंत सूचना को बाहरी करेगा, भेजेगा और लेगा, यानी सूचना को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्लियर। इसमें केंद्रक होता है, यही मेन केंद्रक होता है जो बताने का कार्य करता है। अब बाहरी जो इसमें बिखरी हुई ये जो आपकी संरचना दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं? द्रुमिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रुमिका। और बीच बीच में लगता है कटा हुआ है, लेकिन कटा नहीं होता है, यह एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़ा होता है, कहीं कटा नहीं होगा। जिस अंग में कट जाएगा वो अंग कार्य करना छूट जाएगा, अर्थात कह सकते हैं कि उसे लकवा मार दिया। क्लियर। उसे तंत्री काज कहते हैं। क्लियर। अब निचले वाले हिस्से जो बटा है इसमें, इसको तंत्रिका का अंतिम सिरा कहते हैं। क्लियर। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें, ये क्या होता है? कोशिकाएं होता है, कोशिका काय होता है। इसमें चारों तरफ ये बारीक बारीक है, इसमें नज़र नहीं आ रहा है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखेंगे तो इसमें क्या है? भेंस लगे होते हैं, टोटली नस होता है, भेंस होता है। इसमें अगला पॉइंट देखते हैं, द्रुमिका। द्रुमिका क्या होता है? ये इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द्रुमिका है, यहाँ सूचनाएं उपस्थित की जाती है, यानी सूचनाओं को एकत्रित करने का कार्य करता है। कोशिका काय प्लस तंत्रिका काच, ये क्या होता है भाई? तंत्रिका क्या होता है और कोशिका काय क्या होता है? यही तो है, देख लीजिए। यह जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है, यानी सूचना को तुरंत लेता है और तुरंत क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है, यानी खबरी लाल। क्लियर। तुरंत यहाँ का खबर वहाँ, वहाँ का खबर यहाँ, टाइम नहीं लगता है, ज्यों का त्यों। क्लियर। और देख लेते हैं, हाँ, अंतर्ग थ्रण है, यानी अंतर की क्रिया की जो ग्रथनी है उसमें कार्य, जहाँ इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है, यानी किसमें? रासायनिक संकेत में, रासायनिक भाषा में बताता है, जिससे यह आगे संचरित होकर तंत्रिका तंत्र के कार्य के लाभ होता है, यानी कार्यकाली बन जाता है। तंत्रिका तंत्र के मुख्य कार्य करते हैं। अब कैसे कार्य करते हैं? शरीर को प्रभावित करने वाली स्थिति में परिवर्तन की सूचना देना। दूसरा है, अगला है, इसे 1 नंबर डाल लेंगे। दूसरा है शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य का समन्वय करना, यानी बताना कि नहीं ये कार्य करना चाहिए, चोट लग गया तो क्या करेगा? समन्वय करेगा, नहीं हमें इलाज करना चाहिए, हमें ऐसी प्रक्रिया करनी चाहिए जिससे हम जल्द से जल्द ठीक हो सके। तीसरा है आसपास के सूचना प्राप्त करने की व्याख्या करना, वही चीज़ है मैं बता चुका हूँ, बिल्कुल सेव। यानी जहाँ तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन एक कोशिकीय कोशिका पूछेगा, तुरंत फिगर बनाएंगे, उसके बारे में कम से कम 10 लाइन लिख डालेंगे, बस हमारा काम क्लियर। 5 नंबर फिक्स है आपका। इसमें थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ऊतक में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं में उत्पन्न आवेश को तंत्रिका तंत्र तक ले जाना और तंत्रिका तंत्र से आगे के लिए आदेश करना, यानी उसे ले जाना और बताना कि ये मतलब कि चोट लग गया है, घाव लग गया है, ब्लड आ रहा है तो बताएगा। अब प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रिया, इसको हेडिंग बना लेंगे। किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना, यानी बिना मस्तिष्क के हस्तक्षेप, यानी बिना बताए हुए
अचानक अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। यानी वो मस्तिष्क को नहीं बताएगा, ऑटोमेटिक को बता देगा दिमाग में कि ये प्रक्रिया हो गई, ये कट गया, फूट गया, इसको तुरंत ये इलाज करना चाहिए, मस्तिष्क को बताए बिना। ठीक है, उदाहरण में जैसे आप लोग समझ लीजिए ऐसे कि मान लीजिए चोट लगता है तो मस्तिष्क बताता है नहीं, उत्तरो न्यूरॉन बताता है, अपने सूचना को आदान प्रदान करता है, बताता है कि ये काम हो गया, हमें करना चाहिए। तो बाद में करते हैं यार पैसा ज़्यादा लगेगा, अब माइंड लगाएंगे अपना कि जाएंगे दवा कराएंगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा, यहाँ जाएंगे तो पैसा कम लगेगा, तो अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो वहाँ पर मस्तिष्क का कार्य होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लेंगे, मोमबत्ती की लौ से हाथ छू जाने से तुरंत हाथ मतलब हटा लेते हैं। जो ही मोमबत्ती को जलते हुए वस्तु को, मतलब कि लैंप हो गया या मोमबत्ती हुई, यूँ ही छूते हो जलन सा होता है, आपको आभास होता है कि हम जल गए, तो क्या करते हो, तुरंत अपने हाथों को पीछे खींच लेते हो। प्रतिवर्ती क्रिया में मेरुरज्जु का नियंत्रित हो जाता है। मेरुरज्जु क्या है, यह मस्तिष्क के निचले हिस्से में पाया जाता है। क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब कोई वस्तु है उसको छूने के लिए, यानी ऊष्मा दर्द, यानी आपका स्किन है कहीं गर्म वस्तु पर सट गया तो वह क्या हो गया, तो आपको महसूस कराएगा, वह उद्दीपन की क्रिया कहलाती है। ये आप लोग के लिए कठोर भाषा है, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो उद्दीपन की क्रिया आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर समझेंगे ऊष्मा का दर्द, यानी तुरंत हमें क्या हो गया, दर्द महसूस हुआ, कुछ ना कुछ दर्द प्रभावित हुआ, उससे क्या हुए, जो त्वचा में हमें महसूस हुए वो हम ग्रहण किए। कैसे ग्रहण किए भाई, त्वचा के माध्यम से। अब संवेदी तंत्रिका जो है, जो आँख, नाक, कान, जीहा जो भी है, उसे हम पता लगाएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे, और कहाँ बताएगा, मेरुरज्जु को बताएगा। उसके बाद से हाथ हटा लेना, तुरंत हाथ हटाएंगे हम लोग, तुरंत हाथ हटाएंगे। उसके बाद से कार्य में, यानी भुजाओं में पेशी जो होती हैं वो कार्य के अनुसार बताने लगेगा कि ये कार्य हुआ है। अब उसमें क्या करेगा, प्रेरित, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से देखिए, पहले जला, फिर त्वचा को महसूस हुआ, फिर संवेदी अंग से हम देखिए, देखने के बाद तुरंत सूचना कहाँ गया, मेरुरज्जा में गया, मेरुरज्जा से कहाँ गया, ये तो कोशिका में गया, यानी प्रेरक तंत्रिका तंत्र है उसको बताया। अब वहाँ से कार्य करके भुजाओं के मांसपेशियों से मिला होता है, और लास्ट में बता देगा कि हाथ हटा लो वरना और भी जल जाएगा। ये तुरंत, यानी कुछ सेकेंड, नैनो सेकेंड में बात कर सकते हैं कि नैनो सेकेंड में यह कार्य होता है। क्लियर। आप महसूस कर सकते हैं कि किसी वस्तु को छूते हैं तो आपको आभास होता है तुरंत, तो क्या करता है, त्वचा से मालूम होता है। तो जो संवेदी तंत्रिका तंत्र होते हैं, यानी जो संवेदी अंग होते हैं, वो तुरंत सूचना बताते हैं देखने का, और तुरंत मेरुरज्जु के पास पहुंच जाता है, और क्या करता है, प्रेरित तंत्र कोशिका जो होती हैं उसको खबर करता है कि नहीं आप कार्य करो, वहाँ से भागो नहीं तो जल जाओगे। क्लियर, स्पष्ट। चलिए आगे चलते हैं। अब क्रियाएं किस प्रकार से होती है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्रियाएं 3 प्रकार की होती है, पहला ऐच्छिक, दूसरा अनैच्छिक, तीसरा प्रतिवर्ती। ऐच्छिक क्या है, यानी इच्छा के अनुसार नियंत्रित होती है, कि अग्र मस्तिष्क के द्वारा, जैसे चलना, लिखना, ये क्या हो गया, ऐच्छिक प्रक्रिया। यानी अब मान लीजिए इच्छा का आ रहा है कि अब मैं मार्केट जाना चाहिए, हमें एक काम है, या पढ़ना लिखना है, तो इच्छा करेगा तभी तो करेंगे ना, नहीं करेगा तो कहाँ जबरदस्ती कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अनैच्छिक क्रिया क्या है, जो इच्छा के अनुसार नहीं होता है, जैसे आप करो या ना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका काम होता रहेगा, जैसे हृदय का स्पंदन, यानी ब्लड को सर्कुलिंग करता रहेगा। क्लियर, पंप करता रहेगा। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, ये मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होता है, मेरुरज्जु इसको देखता है, जो मस्तिष्क के नीचे उपस्थित होता है। अभी मैं दिखाऊंगा फिगर के माध्यम से। जैसे खाने को देखकर मुंह में पानी आ जाना, किसके द्वारा होता है, तो मेरुरज्जु के कारण होता है। क्लियर हुआ, बताइए। अगर देख लीजिए पूरी छन रहा है तो क्या होगा, मुंह में पानी आ जाएगा, नाम सुनते ही कितने लोगों का पानी आ जाता है जीभ पे, तो वही चीज़ है। ठीक है चलिए आगे बताएंगे। मानव तंत्रिका तंत्र, फिर मैं उसी का बारे में बता रहा हूँ। एक कोशिका तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन, ये कहाँ होता है, तो मस्तिष्क में होता है, जो मेरुरज्जु से संपर्क में होते हैं। मस्तिष्क में 3 भागों को बांटा गया है, इनके 3 क्षेत्र हैं। देख लेते हैं कौन कौन से भाग हैं, देख लीजिए। अब थोड़ा सा मैं बता दूँ फिगर के मतलब, ये कपाल है जो खोपड़ी होता है सबसे ऊपर। हाँ, एक बार बता रहा हूँ, कपाल जो होते हैं ऐसे समझ लीजिए, उसके बाद से आपका ये होता है गर्दन वगैरह, मान लीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका कपाल हो जाता है, ऊपरी हिस्सा क्या होता है, कपाल। कपाल में 4 लॉक होते हैं। ठीक है, 4 लॉक होता है। अगर यदि कपाल को खोलना है, सिर को आपको निकालना है, तो डॉक्टर क्या करेगा, ऊपर की स्किन को छील लेगा, यानी निकाल देगा। उसके बाद से 4 लॉक होता है, वो क्या करेगा, अपने हिसाब से वो निकाल करके आप पूरा इस अवस्था में आपका सिर पहुंच जाएगा। ठीक है, लॉक खोल देता है। अब इसके अंदर क्या होता है तो देख लेंगे। ये है प्रमस्तिष्क, ये क्या होते हैं, अंदर भेन आकार के फैले होते हैं पूरे आपके मस्तिष्क में। क्लियर। अब जो कपाल हो गया ऊपर, पूरा ऊपर ऊपरी वाली जो खुखड़ी होती है उसको। अब मध्य मस्तिष्क क्या होता है, जो बीच में होता है, केंद्रक के रूप में होता है, मध्य मस्तिष्क बोलते हैं।
अब मेरुरज्जा जो होता है ये संपर्क यही बताने का कार्य करता है कि कार्य हुआ है, मस्तिष्क से आपके कार्य होंगे। क्लियर। अब पूरे के पूरे हाइपोथैलेमस किसे बोलते हैं, जो पीयूष ग्रंथि से मिलकर बना होता है, ये पीयूष ग्रंथि देख लीजिए। आगे है पीयूष ग्रंथि के बारे में, जो मस्त पश्चिमी होता है, यानी मस्तिष्क के सबसे अंतिम वाला सिरा होता है। कौन सा होता है, पीयूष ग्रंथि। क्लियर, किसी को दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। इसमें पांस क्या होता है, जो मेडुला होता है, पांस देख लीजिए, इसका बना हुआ भेंस होता है, मेडुला इसी में उपस्थित होता है। और ये क्या होता है, अनुमस्तिष्क, जो मस्तिष्क के एक हिस्से में उपस्थित होता है, इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क। मेरुरज्जा के बारे में बता ही दिया। अब चलते हैं बारी बारी सबके बारे में पढ़ेंगे। तीन हिस्से में, तीन भागों में बटा गया है मस्तिष्क को, देख लीजिए। अग्र मस्तिष्क यानी अगले वाले मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क यानी बीच वाला, और पश्च मस्तिष्क मतलब बाद वाला। अग्र मस्तिष्क के बारे में नहीं, अग्र वाले हिस्से को पढ़ लेंगे, पहले देख लेंगे। प्रमस्तिष्क मुख्य भाग है, यानी प्रमस्तिष्क जो मस्तिष्क का पहला भाग है वो मुख्य भाग है, जिसमें संवेदी व प्रेरक भाग है। संवेदी अंग जैसे कान, नाक, आँख, देख रहे हैं, इसमें क्या है, पहला भाग में उपस्थित है, इसको अग्न मस्तिष्क कहते हैं। यानी अगले हिस्से, मस्तिष्क के अगले हिस्से में क्या क्या उपस्थित है भाई, तो नाक, कान, आँख ये उपस्थित है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क को कहलाता है। इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग जो प्राप्त करने के लिए, सूचना को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र में होते हैं, यानी देखने के बाद से सूचना को प्राप्त करते हैं। अग्न मस्तिष्क के यानी अगले वाले मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टकृत अंग पाए जाते हैं, जो यह ऐच्छिक पेशियों की गति भी नियंत्रित करता है। क्लियर हुआ? मैं पहले बता चुका हूँ, ये बाद में भी आप जरूर नोट करिए, ठीक है। अगला देखते हैं मस्तिष्क, जो मध्य वाला भाग है, इसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, जो क्या होता है, रासायनिक समन्वय करता है, यानी चलने वाली रासायनिक प्रक्रिया है। क्लियर। पीयूष ग्रंथि उसी में होता है, किसमें, मध्य में ही, यह हार्मोन स्रावित करने का कार्य करता है। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। पश्च मस्तिष्क क्या होता है, यानी बाद वाला, तो ये भी होते हैं, तीन भागों में बटे होते हैं। देखिए, अनुमस्तिष्क ये किसे बोलते हैं, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब कि जो इच्छा की प्रक्रिया होती है उसको पूरे शरीर के अनुसार उसमें उत्तरदायी होता है, यानी बताता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। मेंडुला क्या होता है, अनैच्छिक कार्य जैसे रक्त दाब, यानी हम इच्छा चाहे या ना चाहें, मेडुला में वो रक्त दाब आपका चलता रहेगा। मुंह में लार आना, आप चाहो या ना चाहो लेकिन मुंह में लार आ जाना। मान लीजिए पूड़ी छनने की बात हुई कि भाई पूड़ी खाएंगे, तुरंत लार आ जाएगा, यार बहुत स्वादिष्ट है ना। बमन आदि पश्च जो है, मतलब कि लास्ट वाला जो सिरा है, जो मस्तिष्क का, इसमें मेडुला द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्लियर। अब पांस क्या है, ये श्वसन नियमन में भाग लेते हैं, यानी श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को रोक जरूर आप लोग पढ़िए लिखिए। अब इनके कुछ भाग दिए हुए हैं। पादपों में गति किस प्रकार से होते हैं और पादपों में समन्वय किस प्रकार से होते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेंगे। गति जो वृद्धि पर आश्रित होता है, अब गति कब करेगा, जब इसमें आश्रित करने मतलब वृद्धि होगी तभी तो गति करेगा ना। मान लीजिए गति, पौधा बढ़ रहा है तो उसमें क्या हो रही है, गति हो रही है, यानी अर्थात वृद्धि हो रही है। इसमें क्या होता है, गति जो वृद्धि से मुक्त होता है, इसमें वृद्धि नहीं होता है, लेकिन फिर भी अंदर क्या होता है, जल का आगान, जो आदान प्रदान प्रक्रिया होती है उसमें गमन करता रहता है। क्लियर, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा रखा है। नवोद्रिमित क्या होता है कि दिशिंग गति वृद्धि के कारण होता है, ये इनमें होने वाली गति के कारण होता है। और इसमें क्या है आपको बता दूं, पादपों में समन्वय कि यह छुई मुई के पंक्तियाँ स्पर्श को अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? छुई मुई का पौधा देखे हैं, यानी लजवंती का पौधा, आप लोग समझ जाएंगे कि छूते हैं तुरंत क्या होता है, सिकुड़ जाता है, छोड़ते हैं तो फैल जाता है, तुरंत का काम करता है। आगे देखेंगे। पौधों में वृद्धि के कारण गति, अब पौधों में जब वृद्धि होता है तो उसमें गति किस प्रकार से होता है देख लेंगे। प्रकाशनुवर्तन, यानी कहना मतलब प्रकाशनावर्तन मतलब होता है कि प्रकाश के अनुसार चलने वाले कार्य, यानी प्रकाश आश्रय क्रिया जो तने की प्रकाश की ओर गति करते हैं। प्रकाश आश्रय क्रिया में जो तना होता है प्रकाश की ओर गति करते हैं। क्लियर, यानी ऊपर की तरफ प्रकाश जिस तरफ आएगा उस तरफ झुक जाते हैं। जैसे देखे होंगे सूरजमुखी का पौधा देखे हैं, फूल देखे होंगे, तो मान लीजिए वो सीधा है, ठीक है, वो सीधा है, और जो ही सूर्य देखेगा उसकी तरफ मुड़ जाएगा, यानी पूरब, फिर पश्चिम की ओर लुढ़केगा सूर्य हमारा, तो क्या करेगा, पश्चिम की तरफ अपना मुँह घुमा लेगा। गुरुत्वापूर्ण बल यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी गुरुत्व
गुरुत्वानुवर्तन, यानी कहने का मतलब गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण के बल क्या होता है, तो जिधर गुरुत्वाकर्षण बल होता है उधर ही। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे पे आम लटकता है, देखे हैं, तो क्यों ऊपर नहीं जाता है, नीचे की तरफ लटक जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो जड़ की जड़त्व बल दिशा में गति करता है खड़ा रहने के लिए। क्लियर। अब क्या है जलानुवर्तन, क्या है जलानुवर्तन, क्या है, ये जड़ की पानी की ओर गति करता है। किधर गति करता है, तो जड़ की पानी जो नीचे वाली सतह से जल में जड़ में पानी जाता है उसकी ओर गति करता है। रसायनुवर्तन क्या है, ये पौधों के भागों की रसायनों की गति करता है, यानी रासायनिक प्रक्रिया होती है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, रासायनिक प्रक्रिया हो गई। अब पढ़ लेते हैं पादपों में हार्मोन। हार्मोन आप में भी है, पौधों में भी है, देख लेंगे। पादप हार्मोन पौधों में पाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ है। ये पदार्थ पौधों में नियंत्रण और समन्वय का काम करता है, यानी देख रेख का कार्य करता है, और साथ साथ उसको किस चीज़ की आवश्यकता है उसको पहुंचाने का, यानी खबर यानी सूचना देने का कार्य करता है, उसको समन्वय कहा जाता है। क्लियर हुआ। जो लंबे समय तक चलने का कार्य करता है, जब तक जीवित रहेगा तब तक वो कार्य करेगा। अब पादपों में हार्मोन निम्न प्रकार के होते हैं, कौन कौन है। ऑक्सीजन पहले देख लेते हैं। यह प्ररोह के अग्रभाग है जो संश्लेषण द्वारा होता है, यानी किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ये होते हैं, तथा इनकी लंबाई में वृद्धि सहायक होती है। क्लियर। जिब्रेलिन क्या होता है, तने की वृद्धि में सहायक होता है। जिब्रेलिन क्या काम है, यानी जिब्रेलिन के काम क्या है, तो तने में वृद्धि का सहायक होता है। क्लियर, यानी तना को बढ़ाने का कार्य करता है। साइटोकाइनिन क्या है, तो फलों और बीजों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, यानी जो फल बीज निकल जाते हैं उनमें कोशिका विभाजन का कार्य करता है। क्लियर हुआ। एब्सिक अम्ल क्या होता है, यह वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है जो पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभाव में सम्मिलित होता है। यानी एब्सिलिक अम्ल क्या होता है, जिससे पेड़ पौधे के पत्तियां क्या होती हैं, मुरझा जाती हैं। क्लियर हुआ। आप अपने भाषा में बिल्कुल। जंतुओं में हार्मोन क्या है, देख लेंगे। जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन द्वारा होता है। यह हार्मोन अंतः ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है। अंतः ग्रंथि मतलब क्या होता है कि अंदर की ग्रंथि, यानी अंदर जो पाए थे हमारे शरीर के अंदर, इनके अनुसार हार्मोन का स्रावण होता है, यानी अंदर, और रक्त के साथ मिलकर शरीर के उस अंग तक पहुंचाते हैं जहां उन्हें कार्य करना है। यानी इसका मतलब कि हार्मोन वह पदार्थ है जो रक्त यानी खून के साथ, ब्लड के साथ मिल करके जहाँ पे इनका कार्य करना होता है वहाँ पे इनके यानी ब्लड के साथ मिल करके हार्मोन और कार्य को पूरा करते हैं। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं। नर और मादा में ये आपका स्रावी ग्रंथि का है, जो मतलब कि मनुष्य अंतः स्रावी ग्रंथि कार्य करते हैं, नहीं अंदर के हिस्से से। देख लेंगे, बता दे रहा हूं मैं। देखिए नर में क्या मिलता है, नर, नर मतलब किसे बोलते हैं, नर और मादा। नर पुरुष हो गए, क्या हो गए, पुरुष, और मादा मतलब स्त्री। क्लियर। स्त्री में क्या बनता है, अंडाशय बनता है, और नर में वृषण बनता है। क्लियर। पुरुष में क्या बनता है भाई, वृषण यानी बीज। क्लियर। यानी इसे एक प्रकार से आप कह सकते हैं बीषण यानी बीज, और मादा में क्या बनता है आपका, तो अंडाशय बनता है। क्लियर हुआ। चलिए देख लेते हैं, ये मस्तिष्क से देख लेते हैं। पहले सबसे पहले मस्तिष्क के अंदर ये वाले हिस्से को थोड़ा लंबा कर दो, नहीं हो पा रहा है, चलिए देख लेते हैं इतने पे ही। इसमें क्या क्या होता है मस्तिष्क में, तो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, पिनियल ग्रंथि भी पाया जाता है इसी के अंदर, ठीक है। हाइपोथैलेमस भी इसी के अंदर पाया जाता है, मस्तिष्क के अंदर, ठीक है। अब जो ग्रास नली है उसको क्या बोलते हैं, अपटू ग्रंथि बोलते हैं। क्लियर। ग्रास नली को थाइमस ग्रंथि क्या बोलते हैं, निचले वाले हिस्से को अग्नाशय के पास होता है उसको थाइमर ग्रंथि बोलते हैं, जो अग्नाशय से संपर्क में रहता है। देख लीजिए अग्नाशय। अधिवृक्क ग्रंथि क्या होती है, अधिवृक्क मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले चैप्टर में अधिवृक्क के बारे में, ठीक है, पढ़ लेंगे। सेम इसी आकार से स्त्री में हाइपोथैलेमस इसमें पाया जाता है, देख लीजिए। ये पिनिल ग्रंथि यानी स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं होता है, केवल इनमें क्या होता है कि अंडाशय मतलब होता है स्त्री में, और पुरुष में वृषण होता है, बाकी सब सिस्टम समान होते हैं। पीयूष ग्रंथि इनमें पाया जाता है, किसी को दिक्कत नहीं। क्लियर हो रहा है ना, थोड़ा सी 1 मिनट रुकिए। उसके बाद से पराइटू ग्रंथि भी पाए जाते हैं, इनके अंदर थाइमस ग्रंथि भी उपस्थित होते हैं, और टू ग्रंथि भी पाए जाते हैं,
और अधिवृत्त ग्रंथि भी पाए जाते हैं, अग्नाशय भी मिलते हैं, अंडाशय भी मिलते हैं। क्लियर? किसी को दिक्कत? चलिए, यदि नर और मादा का फिगर बनने के बाद है तो आप अवश्य बनाइए, आप अपने कॉपी पे भी नोटबुक पे भी बना लीजिए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। हार्मोन की विशेषताएं क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये विशिष्ट रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, यानी विशेषकर हार्मोन क्या करते हैं, संदेश को आदान प्रदान करने में सहायक होते हैं। किसके साथ मिले होते हैं? तो ब्लड के साथ मिले होते हैं। दूसरा, इनका श्रावण अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है, यानी अंदर से श्रावण प्रक्रिया होती है। ब्लड हमारा बाहर पर थोड़ी बहता है, अंदर से वो बहने का कार्य करता है। तीसरा है, ये सीधे ही रक्त से मिलकर शरीर को विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं, मैं बता चुका हूं। अगला है, ये विशेष ऊतक या अंग पर क्रिया करते हैं जिसे लक्ष्य अंग कहते हैं। लक्ष्य मतलब एक टारगेट होता है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, हमें एक कार्य कराना है, उस अंग तक पहुँच जाते हैं। क्लियर? अब इनमें देख लेते हैं कौन कौन से कार्य होते हैं थोड़ा सी। देखिए, पहला है हार्मोन्स, स्रोत ग्रंथि क्या है और कार्य क्या है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, थायरॉक्सिन क्या होता है, ये O2 होता है स्रोत ग्रंथि के अनुसार में। किसमें क्या होता है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचयन का क्या करता है, नियमन करता है। क्लियर हो रहा है? उपापचयन का नियमन करता है। अगला क्या है, वृद्धि हार्मोन्स क्या होता है, पीयूष ग्रंथि में पाया जाता है, यह वृद्धि को नियमित करता है। क्लियर? वृद्धि को नियमित यानी लगातार बढ़ाने का कार्य करता है। एड्रीनिल क्या है, तो एड्रीनल है, इसको स्रोत ग्रंथि के नाम से जानते हैं। हमें आपातकाल के लिए तैयार करता है, धड़कन और श्वसन दर बढ़ाता है। मान लीजिए किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारी श्वसन क्रिया बढ़ जाती है, धड़कन बढ़ जाता है, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। क्लियर? यानी ब्लड को हमारे संचालित करने में क्या होता है, बहुत तेज़ी से पंप करने लगता है, उसमें कितने लोग क्या होते हैं, ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। आगे, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, जो नर में ही केवल मिलता है, ये वृषण होते हैं। ये नर में यौनारंभ यानी यौन आरंभ संबंधी परिवर्तन लाता है, यानी नर में यह यौन आरंभ संबंधी परिवर्तन को लाने का कार्य करता है। ये किस में होता है, तो नर में होता है। एस्ट्रोजन क्या होता है, एस्ट्रोजन क्या होता है, मादा में होता है, यह अंडाशय होता है। क्लियर? जो मादा में यौन आरंभ संबंधी परिवर्तन लाता है। इंसुलिन क्या होता है, तो यह अग्नाशय में उपस्थित होता है। यह रक्त शर्करा स्तर का क्या करता है, नियमन करता है। क्लियर? रक्त शर्करा स्तर का नियमन करता है। चले आगे, इसमें पॉइंट देख लेते हैं, थोड़ा और था इसमें के बीच का। आयोडीन युक्त जो होता है नमक का उपयोग क्यों जरूरी है, इसको पढ़ लेते हैं। तो O2 ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। क्लियर? जिससे व्यक्ति क्या हो, रोग से ग्रसित ना हो। आयोडीन की कमी से सबसे ज़्यादा कौन सा रोग होता है, तो घेघा रोग होता है। क्लियर? शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय थायरॉक्सिन द्वारा नियमित होता है। यह भोजन में आयोडीन की कमी से होता है तो गायटर रोग से पीड़ित होने की संभावना बढ़ जाती है। क्लियर हुआ? अब पढ़ते हैं मधुमेह रोग। मधुमेह रोग क्या होता है, ये बहुत डेंजर होता है मधुमेह रोग। क्लियर? देख लेते हैं मधुमेह रोग के बारे में। मधुमेह रोग के बारे में बता देता हूँ, एक बार रुक जाइए। देखिए, मधुमेह रोग क्या होता है, यह अत्यधिक भूख लगने लगता है अचानक से। अचानक से क्या होता है, भूख लगेगा और इसमें वजन कम हो जाएगा, हाथों में झंझनाहट हो जाएंगे। क्लियर? और क्या हो जाएंगे, यानी झुंझुनी से पड़ जाएगी, झंझनाहट हो जाएंगे, थकान महसूस होगा, कमजोरी होगी, शुष्क त्वचा हो जाएगा, यानी सूखा सूखा, घावों का धीरे धीरे भरना जो है वो दिखाई नज़र आने लगेगा, अत्यधिक प्यास लगने लगेगा, विशेष रूप से रात में बहुत अधिक पेशाब आना शुरू हो जाएगा, संक्रमण, बालों का झड़ना, इस प्रकार से आपके क्या लक्षण दिखाई देने लगेंगे। इसमें और बता देता हूँ टाइप 1 में कि यह पेट दर्द होने लगेगा अचानक। ठीक है? उसके बाद से अचानक उल्टी होने लगेगा, किसमें, इस बीमारी में। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। उसे बोलते हैं हम मधुमेह रोग। क्लियर? कारण क्या है, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का स्रावण कम होने या ना होने के कारण मधुमेह रोग
उत्पन्न हो जाता है। अग्नाशय में जो इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी या नहीं होगा तो मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाएगा। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो व्यक्ति को रक्त शर्करा स्तर ऊंचा होता है। इंसुलिन रक्त में उपस्थित अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोज में बदल देती है, यानी ग्लूकोजन की क्रिया में बदल देती है। क्लियर हुआ? उपचार कैसे करेंगे? तो मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। किसका? तो इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उनका रक्त शर्करा स्तर नियंत्रण बना रहे, यानी किसी प्रकार का उनमें रक्त में कोई शर्करा यानी मीठापन ना उत्पन्न हो। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये पुनरुद्भवन बोलते हैं इसको। यहाँ पर दिया है पुनर्भरण दिया है, यानी पुनरुद्भवन इसका आप देखेंगे तो बुक में मिलेगा। स्रावित हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनरुद्भवन विधि द्वारा होता है। यह रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ा देता है, यानी रुधिर में शर्करा यानी मीठापन को बढ़ा देता है। जो किसके माध्यम से होता है तो इसको पढ़ लेंगे, देखिए कैसे आता है। शर्करा माध्यम में बढ़ता है तो ये क्या होता है? अग्नाशय जो होता है संसूचित कर लेती है, यानी किसकी? कोशिका को। क्लियर? उसके बाद से क्या होता है? इंसुलिन स्रावित करना शुरू कर देता है, जिसमें रुधिर में शर्करा का कम हो जाना होता है और इंसुलिन का स्रावण कम हो जाता है। यानी इस प्रोसेस के अनुसार क्या होता है? जो पुनरुद्भवन में भेजा जाता है वह प्रक्रिया कम हो जाती है। क्लियर? अब देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। इसमें इस फिगर को थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग, बुक में होगा, बुक से आप लोग नोट कर सकते हैं। थोड़ा सी क्लियर नहीं आ रहा है, आगे देखेंगे। इसमें पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते हैं। वे बहुधा प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी जब किसी पर्यावरण में यानी समाज में ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई घटना हो जाता है तो उसके फलस्वरूप अचानक कोई क्रिया करना पड़ता है या उसके बारे में चर्चा करना होता है, तो वही क्या है? प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी उस शब्द का प्रयोग करते हैं कि नहीं ये घटना हुआ था, ऐसे हुआ था, इस प्रकार से हुआ था, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिवर्त शब्द कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि मैं प्रतिवर्त स्वरूप बस से कूद गया, यानी कोई घटना घटित हुआ, या मैंने प्रतिवर्त स्वरूप से आग की लौ से अपना हाथ पीछे खींच लिया, या मैं इतना भूखा था कि प्रतिवर्त स्वरूप में मेरा मुंह में पानी आने लगा, यानी स्वतः प्रक्रिया है। इन सभी उदाहरणों में से एक सामान्य विचार आता है कि जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते, यानी सोचते विचारते नहीं है कि क्या होगा, क्यों आ रहा है, इससे दिक्कत क्या है, ये कोई इसमें मतलब कि सोच विचार की प्रक्रिया नहीं होती है, या अपनी क्रियाओं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते हैं। फिर भी ये वे स्थितियाँ आ जाती है जहाँ पर हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। क्लियर? यानी फिर भी हम इस क्रिया को करते रहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लक्ष्य कोचिंग क्लासेज जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से चलाए जाते हैं। यहाँ पे एक साल में 2 बार क्लासेस चालू होते हैं, और एक मतलब कि फरवरी से लेकर जुलाई तक, और फिर जून से चालू होता है नवंबर तक क्लियर होता है। आज दिसंबर जनवरी आपका पेपर सॉल्व किया जाता है। अब तो ऑनलाइन भी हो गया है, ऑनलाइन भी दिया जाएगा और ऑफलाइन भी, दोनों प्रकार से शिक्षा चलते हैं। थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा जुबान थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते लटपटा रहा है, तो इस पर जुबान में मत जाइएगा। थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकें। सेटिंग में है, आप स्लो कर लीजिए, वहाँ से पढ़ सकते हैं। किसी को दिक्कत नहीं, कोई परेशानी हो, किसी को दिक्कत हो रहा है तो आप अवश्य ही क्या करें? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू। चलिए, अगले वीडियो के लिए आप बने रहिए। मैं जल्द से जल्द आपका इसका 3rd पार्ट लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जहाँ रहें स्वस्थ रहें, बस। थैंक यू।